प्यारे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 11 है आपके उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन कलरफुल नोट्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और इससे पहले मैंने एनसीईआरटी कक्षा 11 बायोलॉजी जीव विज्ञान के सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर आपको एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान बायोलॉजी का जो अध्याय 11 है, आपके चैप्टर 11 है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। अगर आप इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिए गए हैं 7297831166 इस नंबर से संपर्क करके आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ बेसिक जो सारांश है इस चैप्टर का वो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम पढ़ने वाले हैं कि हरे जो पौधे हैं वो अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं और वे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और इनके जो उदाहरण हैं वो सभी पौधे, ओके, यानी सभी पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं। उसके बाद में है कि अन्य सभी जीव जो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, इसमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। उसके बाद में बच्चों प्रकाश संश्लेषण का जो इतिहास है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है जोसेफ क्रिस्टले के अनुसार, तो जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए जिनसे पता लगा कि हरे पादपों की वृद्धि में हवा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और इन्होंने 1774 में O2 यानी ऑक्सीजन की खोज वो की थी। उसके बाद में प्रिस्टले ने उन्होंने क्या देखा कि एक बेल जार में जलने वाली मोमबत्ती जल्द ही बुझ जाती है और चूहे का सीमित स्थान से जल्दी ही दम घुटने लगता है। इन्हीं अवलोकनों के आधार पर इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो या फिर कोई प्राणी हो जो वायु से सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। लेकिन जब प्रिस्टले ने उसी बेलजार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इस आधार पर जोसेफ प्रिस्टले ने यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे उस वायु की क्षतिपूर्ति करते हैं जिन्हें सांस लेने वाले प्राणी और जलती हुई मोमबत्ती कम कर देती है। उसके बाद में यहाँ पर ये आप डायग्राम देख सकते हैं, जलती हुई मोमबत्ती है और इसके अंदर एक चूहा है और यहाँ पर दूसरे जो डायग्राम है इसमें मोमबत्ती है जलती हुई, चूहा भी है और यहाँ पर पुदीने का पौधा है। और ये है प्यारे बच्चों आपके प्रिस्टले का प्रयोग। उसके बाद में है जॉन इंजेनहाउस के अनुसार, तो इन्होंने प्रिस्टले के प्रयोग को दोहराया जिसमें उसने उसे एक बार अंधेरे में और फिर एक बार सूर्य की रोशनी में रखा। इसे यह पता लगाया कि इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश जरूरी है। इंजेनहाउस ने अपने प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ यह दिखाया कि तेज प्रकाश में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, परंतु अंधेरे में इन बुलबुलों का निर्माण नहीं हुआ। बाद में इन बुलबुलों की पहचान O2 के रूप में की गई थी और इन्होंने यह बताया कि पौधे का केवल हरा भाग ही O2 छोड़ सकता है, ऑक्सीजन छोड़ सकता है। उसके बाद में है जूलियस वॉन सिक्स के अनुसार, तो इन्होंने यह बताया कि जब पौधा वृद्धि करता है तब ग्लूकोज बनती है और यह ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में क्या रहती है, संचित रहती है। और उसके बाद में है TW एजिलमैन के अनुसार, तो इन्होंने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के साथ रखा। बैक्टीरिया का उपयोग O2 निकलने का केंद्र का पता लगाने के लिए थे और इन्होंने पाया कि बैक्टीरिया लाल और नीले प्रकाश में एकत्रित हो गए, इकट्ठा हो गए। 19वीं सदी के मध्य तक प्रकाश संश्लेषण के बारे में पता चल चुका था।
जैसे कि पौधे CO2 व जल से प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। O2 उत्पन्न करने वाले जीवों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को निम्न समीकरण के द्वारा दर्शाया गया। प्रकाश संश्लेषण को प्रस्तुत करने वाला सही समीकरण है 6CO2 + 12H2O और C6H12O6। ये आपके ग्लूकोज है प्लस 6H2O प्लस 6O2। और उसके बाद में है कॉर्नेलियस वॉन नील के अनुसार इन्होंने प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए बैंगनी और हरे बैक्टीरिया का प्रयोग किया और यह बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित घटना है जिसमें ऑक्सीकरणीय यौगिक से प्राप्त H2CO2 को उपचयित करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जिसको निम्न समीकरण के द्वारा समझा जा सकता है 6CO2 + 12H2O और उसके बाद में C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये रासायनिक जो अभिक्रिया है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद रखनी है और हरे पौधों के द्वारा निकाली गई O2 H2O से आती है। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में एक झिल्ली तंत्र होता है जिसमें स्टोरमा वे ग्रेना पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में सुस्पष्ट श्रम विभाजन होता है। झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है और ATP और NADPH का संश्लेषण करता है। हरित लवक के जिस भाग में प्रकाश उपस्थित होता है वह भाग क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। और उसके बाद में है कि जबकि जिस भाग में अंधकार रहता है वह भाग स्टोरमा कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पंक्ति में उपस्थित पर्णमध्योतक कोशिकाओं में संपन्न होती है और ये आप डायग्राम देख सकते हैं बच्चों। उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णक। तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल A चमकीला अथवा नीला रंग और कैरोटीन पीला से नारंगी पीला रंग और वह कैरोटीनॉइड्स हल्का लाल रंग। क्लोरोफिल 5 प्रकार के होते हैं जिन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं CHLA, CHLB, CHLC और CHLD और CHLE। ये इसके 5 प्रकार हैं। उसके बाद में देखिए CHLA नीला अथवा लाल क्षेत्र में प्रकाश अवशोषित करता है और उस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। अतः हम कह सकते हैं कि CHLA प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रमुख वर्णक है, जबकि CHLB जेंथोफिल, कैरोटीन और कैरोटीनॉइड्स सहायक वर्णक है। उसके बाद में प्रकाश अभिक्रिया। अब प्रकाश अभिक्रिया की बात करें तो प्रकाश अभिक्रिया में प्रकाश अवशोषण, जल विघटन, O2 निष्कर्षण, उच्च ऊर्जा रसायन जैसे ATP और NADPH का निर्माण शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन शामिल है। इस प्रक्रिया में अनेक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं जिसे LHC कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है और उसके 2 भाग होते हैं, एक तो PS फर्स्ट और एक PS सेकंड, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दे रखा है कि प्रत्येक फोटो सिस्टम में सभी वर्णक होते हैं CHLA के अणु को छोड़कर तथा LHC का निर्माण करते हैं जिन्हें एंटीना कहते हैं। और ये वर्णक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों का प्रकाश अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण को अधिक मजबूत बनाते हैं। CHLA का अकेला अणु अभिक्रिया केंद्र होता है। दोनों PS में अभिक्रिया केंद्र अलग अलग होते हैं। PS फर्स्ट में अभिक्रिया केंद्र CHLA का अवशोषण शीर्ष भाग में होता है, अतः इसे PS फर्स्ट 700 nm कहते हैं, जबकि PS सेकंड में अवशोषण शीर्ष भाग पर होता है जिसे PS सेकंड यानी 680 nm कहते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन आप देख सकते हैं कि PS सेकंड में अभिक्रिया केंद्र में मौजूद CHLA 680 nm तंत्र का प्रकाश अवशोषित करता है जिसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर परमाणु नाभिक से दूर चला जाता है और इसे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ग्राही के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और ट्रांसफोर्ड सिस्टम कहते हैं। और ये बच्चों आप डायग्राम देख सकते हैं प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम। और उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तब उनका उपयोग नहीं होता और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर PS सेकंड के वर्णकों को दे दिया जाता है। और उसके साथ ही PS फर्स्ट का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन लाल प्रकाश के 700 nm तरंग दैर्ध्य को प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन पुनः ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन NADP और NADPH2 के अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की यह सारी योजना PS सेकंड से शुरू होकर PS फर्स्ट की ओर जाती है। फिर यह एक जेड के आकार की तरह दिखाई देती है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है।
उसके बाद में है बच्चों जल का विघटन। अब हम जल के विघटन की बात करें तो जल का विघटन PS सेकंड से संबंधित है। जब जल विघटित होता है तो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनती है, और ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। PS फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, और ये आपको अभिक्रिया दे रखी है। उसके बाद में है बच्चों चक्रीय और अचक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन। तो कोशिकाओं के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया ATP के संश्लेषण की क्रिया को फास्फोराइलेशन कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। और उसके बाद में है कि जब फास्फोराइलेशन की प्रक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो उसे फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में ADP और ADP से IP से ATP का संश्लेषण होता है। जब दो PS सेकंड पहले PS फर्स्ट दूसरे क्रम में कार्य करते हैं तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन कहते हैं, और ये दोनों PS एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं। उसके बाद में कि जब केवल PS फर्स्ट क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन PS में ही घूमता रहता है, और फास्फोराइलेशन ई चक्रीय प्रवाह के कारण होता है, और यह प्रभाव संभवतः स्ट्रोमा के लेमेली भाग में होता है। ग्रेना की झिल्लियां अथवा लेमेली में PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों संपन्न होते हैं। चक्रीय फोटो फास्फोराइलेशन में ATP का ही संश्लेषण होता है, न कि NADPH2। उसके बाद में ये आपको डायग्राम दे रखा है प्रकाश अभिक्रिया की जेड स्कीम, और उसके बाद में है रसोपरासरणों का सिद्धांत। ये आपके रसोपरासरणों का सिद्धांत दे रखा है। रसोपरासरण के द्वारा ATP का निर्माण। श्वसन की भांति प्रकाश संश्लेषण में भी ATP का संश्लेषण एक झिल्ली के आर पार प्रोटीन प्रवणता के कारण होता है, और यह झिल्ली थाइलेकाइड्स की झिल्ली होती है। प्रोटीन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकाशिका न्यूमेन में संचित होता है। श्वसन में प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में संचित हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दे रखेंगे। जल के अणु का विघटन झिल्लिका के अंदर होता है, और जल के विघटन से उत्पन्न O2 और प्रोटीन अवकाशिका में संचित हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन PS के माध्यम से गति करते हैं तो प्रोटीन झिल्ली के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो झिल्ली के बाहर की ओर स्थित होता है वह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, जबकि हाइड्रोजन आयन को स्थानांतरित करता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है, और PS फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटीन NADP को NADPH में बदल देते हैं, और प्रोटीन स्ट्रोमा पिट्ठिका से आ जाते हैं। उसके बाद में है ATP और NADPH कहाँ उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ATP और NADPH का उपयोग आहार अथवा शर्करा को संश्लेषित करने वाले प्रक्रिया में होता है, और यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है, और यह प्रक्रिया केवल प्रकाश पर ही निर्भर नहीं होती। ATP और NADPH के अतिरिक्त CO2 और H2O पर निर्भर होती है। जैव संश्लेषण चरण के लिए प्रकाश होना जरूरी है, प्रकाश की अनुपस्थिति में यह क्रिया नहीं होती है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशिक अभिक्रिया कहना उचित तब होता है जब प्रकाश अनुपस्थित होता है। H2O के साथ CO2 के मिलने से शर्करा उत्पादित होती है। यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोज की कि प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। यह जानना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से या यौगिकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायक उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिट का उपयोग किया गया, और इसमें मेलेक्सिन और केल्विन का कार्य सराहनीय रहा। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में दे रखा है कि इन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14 कार्बन का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था, और उन्होंने बताया कि CO2 यौगिकरण में पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही इन्होंने केल्विन चक्र C3 चक्र की खोज की थी, और इन्होंने पहला उत्पाद 3PGA फास्फोगिल्सरिक अम्ल है वो बनाया था। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है कि बहुत सारे पादपों में अन्य व्यापक शोध हुए जहां पर CO2 के यौगिकरण का पहला स्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे, और यह अम्ल OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल था, और यह C1 चक्र प्रथम स्थायी उत्पाद है। अब देखिए केल्विन बेसन चक्र आप देख सकते हैं, और यह चक्र प्रकाश की उपस्थिति में होता है, अर्थात उन पौधों में यह पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जबकि कुछ पादप जैसे ऐसे होते हैं
जिनमें दिन में रंध्र बंद होते हैं और रात में रंध्र खुले रहते हैं। ऐसे पादपों में रंध्र खुले रहते हैं, ऐसे पादपों में रंध्र दिन में कुछ समय के लिए खुलते हैं, जैसे उदाहरण है आलू। कैल्विन चक्र को निम्न तरीकों के आधार पर समझा जा सकता है। कार्बोक्सिलीकरण CO2 के यौगीकरण में एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। कार्बोक्सिलीकरण एक महत्वपूर्ण चरण होता है जहां RUBP यानी राइबोलोज 5,20 डाई फास्फेट कार्बोक्सिलीकरण के लिए वातावरण से CO2 का उपयोग किया जाता है और यह प्रक्रिया RUBP एंजाइम के द्वारा पूरी होती है। इस प्रक्रिया के दौरान 3 अणु PGA के बनते हैं। इस एंजाइम में एक ऑक्सीजनेशन की क्षमता भी होती है और इस एंजाइम को RUBP यानी कार्बोक्सिलिस ऑक्सीजनेशन कहते हैं। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, तो अच्छे से आपको ये डायग्राम भी बनाना, इसका प्रैक्टिस करना है आपको। रिडक्शन उपचयन आप देख सकते हैं, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इसमें CO2 अणु के स्थिरीकरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग उपचयन हेतु किया जाता है और पथ से ग्लूकोज के एक अणु को बनाने के लिए 6 CO2 के अणुओं की आवश्यकता होती है। पुनरुद्ध भवन आप देख सकते हैं, यदि C3 चक्र को बिना किसी बाधा के जारी रखना है तो CO2 ग्राही अणु RUBP का पुनरुद्ध भवन बहुत ही आवश्यकता होता है। इसके पुनरुद्ध भवन के लिए एक ATP ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और C4 चक्कर है, हेज स्लेक चक्कर है, ये भी आप देख सकते हैं, इसको कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। तो काफ़ी शानदार नोट्स हैं और ये नोट्स पढ़कर आप एक बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों आपके प्रकाश संश्लेषण, फोटो रिस्पिरेशन है, ये भी आप कंप्लीट पढ़ें इसको। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहला कारक है ताप, दूसरा है आपके जल और तीसरा आपके प्रकाश है और उसके बाद में है CO2 की सांद्रता। और उसके बाद में बच्चों ये आपको डायग्राम दे रखा है, तो इस डायग्राम को भी आपको अच्छे से समझना है। काफ़ी शानदार नोट्स हैं और ये नोट्स पढ़कर आप बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।